अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर बैक विद आवर सीएसएस पाक अफेयर्स सीरीज। आपको पता है कि हम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम सारा पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पता है कि हमने दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स और इलाहाबाद एड्रेस मोस्ट रिसेंटली डिस्कस किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंडिया की एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट होगा। ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। अब हमने पाकिस्तान मूवमेंट तक जाना है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस तक जाना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो आपको पता है कि साउथ एशियन हिस्ट्री में जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी दौरान में आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोफाउंड चेंजेस आए, जिसकी वजह से उसका एक पूरा एक पाथ बना के उसने ब्रिटिश राज से इंडिपेंडेंस ली और उसके साथ साथ ही जो ब्रिटिश राज से जो यूनाइटेड इंडिया था वो भी फिर डिवाइड हुआ पाकिस्तान और इंडिया में। अब हमने बेसिकली अगर हम इसके जो मेजर इवेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल अब आपको पता है कि पाकिस्तान बनने वाला है, 1930 का इलाहाबाद एड्रेस हो गया है, आगे की बात हो रही। तो इसमें जो मेजर इवेंट्स हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का और इसकी वजह से एक हिस्टोरिक इलेक्शंस हुए थे 1937 के। आपको पता है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते थे इंडिया में, पहली दफा इलेक्शंस होने थे, उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी जिस पर अमल होकर इलेक्शंस होते। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद पहले इलेक्शंस हुए 1937 के। तो ये जो थे ये दो बहुत ज्यादा वाटरशेड मूवमेंट थे, जिसकी वजह से आपको पता है कि लाहौर रेजोल्यूशन हुई और पाकिस्तान बना। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके बहुत ज्यादा इसको और डिटेल में आप स्टडी करें, इसके सैलिएंट फीचर्स पढ़े, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके सामने इसका क्रक्स पेश कर दिया है। तो बेसिकली ये एक इंडिया एक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंस हुई। यूनाइटेड इंडिया था, कैसे उसको डिवाइड करके पाकिस्तान और इंडिया में वो डिवाइड हुआ, क्यों पाकिस्तान और मुस्लिम्स जो थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने और मुस्लिम्स और हिंदूज क्यों कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ये जो डॉक्यूमेंट है, इससे कहा जाता है कि ये बहुत कम्प्रिहेंसिव थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। इसमें जो रिफॉर्म्स बताए गए वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट में एक शिफ्ट आया। ये एक्ट जो था ये लॉन्गेस्ट था, सबसे ज्यादा डिटेल एक्ट था। इससे पहले इतना लॉन्गेस्ट और डिटेल एक्ट कोई भी ब्रिटिश जो राज था उन्होंने नहीं दिया था इंडिया के लिए, लेकिन अब ये दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितनी भी कंट्री है उसमें जो भी इंडियन एस्पिरेशंस है, मुस्लिम एस्पिरेशंस है, उस सबको कंट्रोल करने के लिए, और लोग क्या चाहते हैं, इस वजह से इसको बहुत डिटेल्ड बनाया गया था। उसमें कुछ ना कुछ ब्रिटिश इंटरेस्ट भी थे। इस एक्ट ने इंडिया को पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दी, पर इस एक्ट के होने का मतलब ये था कि अब इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, इसीलिए तो एक्ट है, इसीलिए तो अब इलेक्शंस होंगे ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में। 200-250 साल के बाद अब इलेक्शंस हो रहे हैं, पहली दफा आप देखिए पावर शिफ्ट आ रहा है। अगर हम इस एक्ट के मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। हम पहले आपको मैं बता चुकी हूँ, बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फेडरल सिस्टम होता है वो ऐसी जगहों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है जहां पे डाइवर्स पॉपुलेशन हो। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम उन लोगों के लिए होता है जहां पे एक जैसे लोग हो, जहां पे डाइवर्सिटी होती है वहां पे हमें फेडरेशन बनानी पड़ती है ताकि सबके जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड हो, माइनॉरिटीज के भी जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड हो। तो इसी वजह से ये फेडरल स्ट्रक्चर इसमें बताया गया। इसमें कहा गया कि जो एक्ट था उसने डिवाइड कर दी पावर बिटवीन द सेंट्रल, जो सेंटर था उसको अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा, और प्रोविंसेस में, और जो प्रोविंसेस के पावर थी वो उन्होंने कहा कि अब इंडियन मिनिस्ट्रीज बनेंगी। तो इस तरह फेडरल सिस्टम बना, मतलब फेडरल में ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी और जो प्रोविंसेस हैं मतलब कि नीचे वाली सतह पे उन पे उनके अपने लोग उनको गवर्न करेंगे, ताकि जो डाइवर्सिटी है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी रह सके, पीस आ सके। इसकी वजह से क्या हो गया कि इंडियन मिनिस्ट्रीज आनी थी, तो अब इलेक्शंस होने थे। इसके अलावा जो फेडरेशन का आइडिया है उसमें काफी प्रैक्टिकल इश्यूज भी थे। जब ये एक्ट प्रपोज हुआ उस वक्त आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट्स भी थी जो कि सेमी ऑटोनॉमस थी और उनको लोकल मोनार्क्स जो थे वो रूल करते थे। अब वो अगर इस फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं ज्वाइन करेंगे, हम तो ऑटोनॉमस है, हम क्यों सेंटर के अंदर आए, हम क्यों ब्रिटिश राज के अंदर आए। तो क्या हुआ कि ये जो फेडरेशन का जो एक एम था, एक जो ख्वाब था, वो ब्रिटिश इंडिया में कभी मटेरियलाइज ही नहीं हुआ उस पूरे जो 10 साल का एरा था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर होगा फेडरल ही होगा, फाउंडेशन उसकी जो रीजनल गवर्नेंस है वो यही एक्ट ही होगा जिसको करेंगे। इसके अलावा इस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि सेंटर के लेवल पे एक एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें दो हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस होगा, नीचे हाउस होगा, जिस तरह पाकिस्तान में भी है। तो बेसिकली जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है उसमें दो हाउस होते हैं। ठीक है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। पाकिस्तान में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। टू हाउस सिस्टम में ये होता है कि जैसे अब हम पाकिस्तान का अगर देखें तो जो अपर हाउस है वो सेनेट है, जो लोअर हाउस है वो नेशनल असेंबली है, और ये हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है। इसी तरह यूनाइटेड इंडिया में उस टाइम टू हाउस सिस्टम आया। उन्होंने कहा कि ऊपर जो होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, उसको उन्होंने अपर हाउस का, और जो नीचे है लोअर हाउस उसको उन्होंने कहा फेडरल असेंबली। उन्होंने कहा कि जो टू हाउस सिस्टम है ये एक शिफ्ट है जिससे हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस बनाएंगे, जो प्रोविंसेस हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस होंगे, डेमोक्रेटिक उसके पूरे टेनेट्स होंगे।
तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें वो मेंबर्स थे जो बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं, वो इलेक्ट नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स अपने बंदे उनको वहां पे अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह इन्होंने कहा जो फेडरल असेंबली है वहां पे वो लोग आएंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जैसे कि फेडरल असेंबली में आपको पता है कि वही लोग आते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे तो बेसिकली वो इलेक्टेड ही जो होता है वो सेनेट के इलेक्शंस की वजह से वहां पे इलेक्ट होते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स और जो यूके का सिस्टम है उसमें जो उनका अपर हाउस है जितने भी लोग होते हैं जिसे लॉर्ड्स होते हैं वो सारे अपॉइंटेड होते हैं। इसी वजह से ये सेटअप था, इसमें बेसिकली चाहा गया कि इंडियन पार्टिसिपेशन भी हो, गवर्नर जनरल के पास अभी कुछ पावर्स आए, लेकिन यहाँ पे कुछ मसले ये हो गए कि अब 2 हाउसेस तो बना दिए, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज भी बना दिया, देखने में लग रहा है कि फेडरेशन है तो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो होंगे उनके पास बहुत पावर होगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं था। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है ना उसके पास वीटो पावर होगी कि वो किसी भी डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है। तो ये जो एक वीटो पावर वाला सीन उन्होंने रखा ना बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपने मेंशन करना है कि देयर हैज बीन कॉलम जो कि बता रहा था कि यहाँ पे वीटो रूल हो गवर्नर जनरल के पास। ये क्या है, देखा जाए तो एक बाइसनेस की निशानी है, जिससे पता चल रहा है कि क्या मतलब इसमें बेसिकली क्या इसका मकसद है कि इतने रिसोर्सेज लगाए, मिनिस्ट्रीज आ रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, एक पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, लेकिन क्या हो रहा है उसको अपर हाउस वीटो कर रहा है, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहे वीटो कर ले और जो चाहे मान ले। तो यहाँ से पता चलता है कि इलेक्टेड लोगों की इतनी ज्यादा वर्थ नहीं थी। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविजन थी इस एक्ट की कि जो प्रोविंसेस होंगे वो ऑटोनोमस होंगे, उनको एम्पावर किया जाएगा, ग्रेटर इंडिपेंडेंस दी जाएगी, उनके पास मेजर आप देखें कि सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, जैसे कि पाकिस्तान में भी ऐसा है। इंडियन मिनिस्टर्स जो हैं उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होगी, वो अपने डिसीजंस बनाए उनको इंप्लीमेंट करें, ठीक है। ये जो स्टेप था ये बेसिकली इंडियंस को एक शो कराने के लिए था कि आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, आप अपने रीजन्स को गवर्न करेंगे, आपके पास सेल्फ रूल होगा, जो आप कहते हैं कि हार्मलेस सब्जेक्ट्स थे वो उनको दे दिए गए। इसी तरह रोल ऑफ गवर्नर जनरल इसमें बताया गया कि जो प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी होगी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगी, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो अल्टीमेट अथॉरिटी उसके पास होगी ब्रिटिश इंडिया में। और गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, उनके पास एक्सटेंसिव पावर होंगी, सेंटर में भी पावर होंगी, प्रोविंसेस में भी पावर होंगी, वो वीटो कर सकता है लेजिस्लेशन को, वो बजट को कंट्रोल करेगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस कर सकता है, ठीक है। आपको सुन के लग रहा होगा ये पाकिस्तान के पहले 10 सालों की शायद कहानी सुना रहे हैं कि एक गवर्नर जनरल उसके पास इतनी पावर है। और इसी वजह से इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो कर्ज था वो हम पे रहा। इसको आपने यहाँ से अगर आप रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए, यही वो कर्ज था, यही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं 10 साल बन सका, तो जो गवर्नर जनरल था उसका जब दिल चाहता था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फारिग कर देता था। यही बेसिकली एक आप इस कर्ज में रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल के पास पावर होगी कि जब चाहेगा इमरजेंसी रूल चलेगा, जब चाहेगा डायरेक्टली मैनेज करेगा, जब चाहेगा डिसएग्रीमेंट उसको जो भी प्रोविंसेस होगा उसको खत्म कर देगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म कर देगा, वो हैंडल करेगा एरियाज जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स सब कुछ आता है। तो अगर आप रियलिटी में बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के इलेक्शन तो करा दिया, लेकिन उसने सारा कंट्रोल अपने पास रखा, सारे क्रिटिकल इश्यूज अपने पास रखे। ये जो एक्ट था उसको रिफॉर्म भी किया गया, लेकिन इसको जो आप देखेंगे टाइटली ये सुपरवाइज था बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। के अलावा एक इंडियन काउंसिल बनाया गया। ये जो इंडियन काउंसिल था ये भी इस एक्ट के थ्रू बना, जिसमें बेसिकली जिसका मकसद ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन मैटर्स पे जो इंडियन लीडर्स हैं उनसे बात करेगी, उनसे, क्योंकि अब आप देखिए बहुत अनारकी फैल चुकी थी, अब तक खिलाफत मूवमेंट आ गई है, मूवमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, मुस्लिम और हिंदू लीडरशिप की आपस में बन नहीं रही, एक अनारकी का सीन है। इस वजह से काउंसिल बना कि चलो आपस में बातचीत करके इंडियंस को जो सेटिस्फाई किया जाए। इसके अलावा इसमें रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की भी बात की, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में कुछ आप उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट्स हैं उनको रिजर्व कर लिया गया, कुछ को ट्रांसफर कर दिया गया। ब्रिटिश जो राज था, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसके पास कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जिसमें डिफेंस था, एक्सटर्नल अफेयर्स थे, फाइनेंस थे, ये इंटायरली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गए। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसमें अथॉरिटी दी गई इंडियन मिनिस्टर्स को और उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट दी गई। बेसिकली इसको डिवाइड करने का मकसद ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि उनका मेन कंट्रोल रहे जो भी की एरियाज हैं, और जो कुछ ऐसे लेस क्रिटिकल इश्यूज हैं वो इंडियन मिनिस्ट्रीज को भी दिए जाए, ताकि उनके अंदर भी इनको ये सेंस हो जाए कि हम भी कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और वो इतने बगावत पर ना उतरे। इसके अलावा अगर हम इस एक्ट की लेगेसी की, इस एक्ट के इम्पैक्ट की बात करें तो इस एक्ट को बहुत क्रिटिसिज्म मिला फ्रॉम इंडियन लीडर्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस ही नहीं मिली, बस हमें लारा लगा दिया गया है।
एक दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ कि इंडियंस जो थे उनको कुछ सब्सटेंशियल रोल मिले। 200-250 साल से ब्रिटिशर्स उनको कंट्रोल कर रहे थे, तो एटलीस्ट उन्होंने उनको कुछ तो दिया, एक फ्रेमवर्क तो दिया सेल्फ गवर्नमेंट का। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था। इलेक्शंस की राह तो स्टार्ट हुई और जो इवेंचुअली आपको पता है कि पाकिस्तान मूवमेंट तक जाएगी। इस एक्ट ने सर्व किया एज अ फाउंडेशन फॉर लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। जब तक आपको पता है कि एक मुल्क बन गया, पाकिस्तान आजाद हो गया, इंडिया आजाद हो गया, तो जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना था तो उस मुल्क को चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत थी। दोनों मुल्कों के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, तो उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसी की वजह से गवर्नर जनरल के पास इतने ज्यादा इख्तियारात थे, और उसी की वजह से हमारे गवर्नर जनरल जब चाहते थे वो अपनी प्रोविंशियल जो मिनिस्ट्री से उनको फारिग कर देते थे। जो भी प्राइम मिनिस्टर से उनको फारिग करते रहे, जिसमें आपको ख्वाजा निजामुद्दीन की मिसाल आपके सामने, ठीक है। इसी वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो फर्स्ट डेकेड में, जब तक 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया, उससे पहले जो 7 साल थे उसमें हमारी कितनी प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज खत्म हो गई। वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू दिए गए इख्तियारात थे जो हमारे गवर्नर जनरल्स के पास होते थे। फिर 56 में फाइनली जो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके बाद खत्म हो गया, लेकिन स्टिल इट हैड बीन रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर आपको पता है 1958 का मार्शल, ठीक है। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसने इंडियन पॉलिटिशियंस को रियल एक्सपीरियंस दिया कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो लीडर्स हैं वो कितना उनके पास अथॉरिटी होगी, क्या वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही रहना चाहते हैं या वो पूरी सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। तो इस एक्ट के कुछ फ्लॉज भी थे, कुछ इसकी में चीजें भी थी जो सामने आई, ठीक है। इंडियन लीडर्स ये बेसिकली इस तरह की सोवेरेनिटी नहीं चाहते थे, कोई इस तरह की पार्शियल ऑटोनॉमी, पार्शियल सोवेरेनिटी नहीं चाहते थे, उन्हें फुल सोवेरेनिटी चाहिए थी। जितने भी मुस्लिम्स है जिनको मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस तरह तो हिंदू मेजोरिटी आ जाएगी और मुस्लिम जो है वो ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के बल्कि हिंदूज के भी नीचे उनको दब के रहना पड़ेगा। इसकी वजह से काफी डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो गई हिंदू और मुस्लिम्स की वजह से। इसी वजह से एक इनसफिशिएंट किस्म की एक रूल आया, सेल्फ गवर्नेंस नहीं हो सकी, और इस तरह ये सारा सिस्टम चला। अगर हम इसकी कंक्लूड करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, तो बेसिकली एक कम्प्लेक्स था, एक लेजिस्लेशन थी, लेकिन इसमें एक मिक्स था जिसमें ऑटोनॉमी भी थी, कंट्रोल भी था। इसमें सिग्निफिकेंट स्टेप्स थे जो इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस की तरफ लेके गए, लेकिन इसमें इसने एक्सपोज किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो कितनी लिमिटेशन आप पे लगाएगा, कितना आप पे कंट्रोल रखेगा। इस एक्ट की जो लेगेसी है वो काफी सालों के बाद हुई, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इंडिपेंडेंस को। इसके बाद आपको पता है कि इलेक्शंस हो गए 1937 में और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सीट्स नहीं मिली, जो कि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्यों सीट्स नहीं मिली। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनने के बाद अब क्या पूरा सिनेरियो हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो अब इंडियन लीडर्स पहली दफा उन पर रूल कर रहे थे, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे उनके वाइसराइज नहीं कर रहे थे रूल, बल्कि खुद इंडियन मिनिस्टर्स, ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्योंकि बनी थी वो उनको रूल कर रहे थे। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बहुत पॉलिटिकल सिनेरियो आ गया, बस पाकिस्तान बनने वाला है कुछ ही दिनों में। सो स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।